हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का छठा पार्ट वीडियो देखेंगे। 5 पार्ट हम पहले आपको बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट साइंस के प्लेलिस्ट से जाकर आप 5 पार्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास पढ़ाएं या मॉक टेस्ट लें या फिर वीडियो अपलोड करें तो उन सभी बातों का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम। यानी गोलीय दर्पण में जो किरण आरेख बनते हैं वो किन नियम को फॉलो करके किरण रेख बनाए जाते हैं, किरण आरेख बनते हैं। तो इन्हीं बातों की जानकारी आज के हम इस वीडियो में देंगे। तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को हम क्लियर करते चलेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि सभी जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं, सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में राइट कर लें, नोट कर लें। तो चलिए हम बताते हैं कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के जो नियम हैं वो 3 हैं। वो 3 नियम हैं जिनसे गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाए जाते हैं। पहला जो नियम है वह देख लीजिए, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इस फिगर को देख लीजिए। यह जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान होना इसका बहुत ही जरूरी है। तो जब आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, देखिए प्रधान अक्ष है, इसके समांतर भेजी गई तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद यहाँ फोकस से होकर आ रही है। तो यह जो हुआ यह हमारा पहला नियम है। यह नियम है बस, और कोई विशेष बात नहीं है। अब दूसरा जो हमारा नियम है वह है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट आती है। और जब हम दर्पण में किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजें, वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह अपने ही माध्यम में लौट आती है। देखिए, यह प्रधान अक्ष है और यह वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र से हम भेज रहे हैं तो ये अपने ही माध्यम में आकर लौट रही है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। पहला नियम फिर से देख लीजिए। पहला नियम है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर हम प्रकाश को भेजते हैं तो वह फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम है कि जब हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह वक्रता केंद्र यानी अपने ही रास्ते लौट आती है। और तीसरा जो हमारा नियम है वह देख लीजिए। तीसरा नियम है कि जब आपतित प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब हम प्रकाश की किरण को फोकस से अगर भेजते हैं, यानी कि हम प्रकाश की किरण को अगर फोकस से भेजें, देख लीजिए यह जो है प्रधान अक्ष है और यहाँ हम फोकस से भेज रहे हैं तो वह जो है प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ से हम भेजे हैं फोकस से तो यह जो है प्रधान अक्ष के समांतर हो गई है। तो यही 3 नियम है कि पहला कि जब हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वह फोकस से होती जाती है, और जब हम वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो वह अपने ही पथ से, अपने ही रास्ते से लौट जाती है। और जब हम प्रकाश की किरण को फोकस से भेजते हैं तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। और इससे संबंधित कुछ छोटे जो बिंदु हैं वह देख लीजिए। ऐसे 3 महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन चौथा जो बात है वह है कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। जब देखिए, जब हम प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजते हैं, देखिए यह प्रधान अक्ष है और यह जो है ध्रुव से भेजा जा रहा है। यहाँ से भेजा गया और यहाँ से वापस मतलब परावर्तित हो गया। तो जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन का कोण परावर्तन का कोण के बराबर हो जाता है और इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। देखिए, यह जो नियम है, अगर हम इस फिगर को ऐसे करके हम पलट सकते हैं तो यह जो है, जो हम पहले बताए थे परावर्तन का नियम के बारे में, वही बात को फॉलो करता है। यह प्रधान अक्ष है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से इस फिगर को देखिएगा। यह प्रधान अक्ष है, यहाँ से आया ध्रुव से और यहाँ से परावर्तित हो गया। और यह जो है दर्पण है, ठीक है, एक परावर्तक सतह मान लीजिए इसको। तो और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण से परावर्तित होती है, और यहाँ पे जो अभिलंब का कार्य कर रहा है वह जो है
यहाँ पे प्रधान अक्ष कर रहा है। इसे अगर हम इस वीडियो को ऐसे अगर हम करके देखें तो यह देख लीजिए, यही सेम टू सेम इमेज यही वाला है, ठीक है। यही इमेज जो है यहाँ पर भी पारा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब चलिए, अब हम हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वह है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण में किस वस्तु को किस स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस स्थान पे बनता है, इसी बात को हम लोग जानेंगे कि अवतल में वस्तु को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब वहाँ बनेगा, वहाँ पर रखेंगे तो यहाँ बनेगा, इस बात की जानकारी हम लेंगे। तो अवतल दर्पण में देख लीजिए 5 स्थान होते हैं, ठीक है, सॉरी 6 स्थान होते हैं। पहला जो होता है इन्फिनिटिव, यह एक अवतल दर्पण बना लीजिए और वहाँ पर एक प्रधान अक्ष पारिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा फोकस, ठीक है, फोकस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। तो देख लीजिए, पहला जो हमारा होगा नियम होगा कि देखिए यह जो है दर्पण का ध्रुव है, यह जो है दर्पण का ध्रुव है। तो पहला जो हमारा 6 पॉइंट होगा, सॉरी फर्स्ट पॉइंट होगा कि अगर हम वस्तु को इन्फिनिटिव यानी अनंत पे रखें तो। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो यह जो हमारा सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कि हम लोग वक्रता केंद्र पर रखें। फोर्थ नंबर होगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। चौथा हमारा बिंदु हो गया। पांचवा जो बिंदु होगा कि वह फोकस पर रखे और छठा बिंदु जो होगा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, यानी कि हम लोग नंबर से समझेंगे, नंबर, क्योंकि हम पहले दर्शा दिए कि 1 नंबर जो है वस्तु अनंत पर रखी हुई है, 2 नंबर जो है अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है, 3 नंबर वक्रता केंद्र, 4 नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, 5 नंबर फोकस और 6 नंबर फोकस और ध्रुव के बीच। तो अब हम बात करें कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु को 2 नंबर पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सब बातों की जानकारी हम पहले जानेंगे। तो अगर हम वस्तु को 1 नंबर पे रखें तो उसका जो प्रतिबिंब है 5 नंबर पे बनेगा। अगर हम वस्तु को 1 नंबर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 5 नंबर पे बनेगा। अगर हम वस्तु को 2 नंबर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 4 नंबर पे बनेगा। अगर हम वस्तु को 3 नंबर पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 3 नंबर पर ही बन जाता है, ठीक है। अगर हम वस्तु को 1 नंबर पे रखें तो उसका प्रतिबिंब 5 नंबर पे बनेगा। अगर हम वस्तु को 2 नंबर पे रखें तो उसका प्रतिबिंब 4 नंबर पे बनेगा। अगर हम वस्तु को 3 नंबर पे रखें तो उसका प्रतिबिंब 3 नंबर पर ही बनेगा। और अगर हम वस्तु को देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम वस्तु को 4 नंबर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 2 नंबर पर बनेगा। और अगर हम वस्तु को 5 नंबर यानी फोकस पे रखें तो इसका प्रतिबिंब 1 नंबर पे बनेगा। और अगर हम वस्तु को 6 नंबर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। फिर से देख लीजिएगा, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं यानी 1 नंबर पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये 5 नंबर पे बनेगा, ठीक है। अगर हम वस्तु को 2 नंबर यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। अगर हम वस्तु को 2 नंबर यानी कि 2 नंबर पर क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अगर हम वस्तु को 2 नंबर पे रखें तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा 4 नंबर पर बन जाएगा। कहाँ? 4 नंबर पे, ठीक है। और अगर हम वस्तु को 3 नंबर पे रखें यानी वक्रता केंद्र पर रखें तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर हम वस्तु को 4 नंबर पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2 नंबर पर बनेगा, यानी कि अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम वस्तु को 5 नंबर पे रखें तो इसका जो प्रतिबिंब होगा 1 नंबर यानी अनंत पे बनेगा। और अगर हम वस्तु को 6 नंबर यानी फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। ये हुई बात अवतल दर्पण की कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहे कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं यानी कि अनंत क्या हो जाएगा, तुरंत सोचना है कि अगर अनंत कही जा रही है तो यानी 1 नंबर कहा जा रहा है। तो अगर हम 1 नंबर को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 5 नंबर पर बनता है। तो 5 नंबर को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो
तुरंत उत्तर देना है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए परीक्षा में कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है वक्रता केंद्र और फोकस, यानी 4 नंबर पे पूछ रहा है। तो अगर हम 4 नंबर पर पूछे तो तुरंत बताना है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चूंकि 4 नंबर का जो प्रतिबिंब है 2 नंबर पे बनेगा, तो इसका 2 नंबर पे कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो तुरंत जवाब देना है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जिन लोगों को समझ में नहीं आई है तो वो हमें कमेंट्स में बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, हम उनको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो लोग को समझ में नहीं आया है उनको हम स्पेशली पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जो बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत बार परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो हमसे स्पेशली बात करें, सर हमको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बिंदु है किरण आरेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, किरण आरेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। दूसरा नंबर बिंदु है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। हमने इन सभी बातों को आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया है, नंबर बाय नंबर करके समझा दिया कि 1 का बनेगा 5 पर, 2 नंबर का बनेगा 4 पर, 3 का 3 पर ही बन जाएगा, 4 नंबर का 2 पर बनेगा, 5 नंबर का 1 पर बनेगा और 6 नंबर का दर्पण के पीछे बनेगा। और उसी सब बिंदु को, उन्हीं सब बातों को यहाँ पे दोहराया जा रहा है। चूंकि इन बातों को बार बार दोहराया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमारा जो बिंदु होगा वह है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 4 नंबर पर बिंदु है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, बिंदु है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अनंत पर बनता है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में अनंत पर बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जो हमारा 6 नंबर बिंदु होगा कि जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह हमारा 6 नंबर का बिंदु है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा दर्पण के पीछे, क्योंकि हमने आपको बताया कि 6 नंबर का कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे। तो जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा जो 7 नंबर बिंदु है कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखा हुआ माना जाता है। ठीक है, ध्रुव पर रखा नहीं जाता है क्योंकि वस्तु को ध्रुव पर रखा नहीं जाएगा, लेकिन मान लिया जाए कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखा हुआ माना जाता है तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि ठीक है भाई, आपने तो पढ़े, चूंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह जो बिंदु है आप सभी के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है, तो इसलिए इन सभी बिंदु को अच्छे तरीके से, बारीकी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब कहता है कि ठीक है, 1 नंबर का आपको बना 5 नंबर पर, 2 नंबर का 4 नंबर पर बना, 3 का 3 नंबर पर बना, 4 का 2 नंबर पर, 5 का 1 नंबर पर, 6 का दर्पण के पीछे, और ध्रुव का जो बना, ध्रुव पर बनता नहीं है, लेकिन अगर मान लिया जाए तो इसका जो बिंदु प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव पर ही बनेगा, पी पर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अब कहता है कि अगर मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए कि अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, तो इन सब बातों की जानकारी हम पहले लेंगे। तो यहाँ जो हम बताया जा रहा है कि स्थिति, यहाँ पर देख लीजिए कुछ बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि स्थिति 3 के आगे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है,
स्थिति 3 के पीछे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात 1 2 का छोटा बनेगा एवं 4 5 6 का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कह रहा है कि स्थिति 3 के आगे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और स्थिति 3 के पीछे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी स्थिति 3 के आगे कहने का मतलब कि 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्थिति 3 के आगे आगे कौन सी संख्या है, यानी 1 है और 2 है, तब तो है 3 के बाद, यानी 4 5 6। तो स्थिति 3 के आगे, सॉरी, आगे कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है 4 5 6, ठीक है। यानी स्थिति 3 के आगे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी कि 4 5 6 का जो प्रतिबिंब है बड़ा बनेगा और 1 2 का प्रतिबिंब है जो छोटा बनेगा। इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस यानी कि 1 नंबर वस्तु और 2 नंबर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा बनेगा। वह कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और 2 नंबर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह छोटा बनेगा। 3 नंबर वस्तु का प्रतिबिंब है जो बराबर बनेगा और 3 नंबर का 3 नंबर पर ही बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा। और 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की अगर बात करें तो इन तीनों 4 5 6 नंबर का जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर से देख लीजिए कंडीशन नंबर 1 और 2, यानी नंबर 1 और 2 नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। 3 नंबर का जो बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा और 4 5 और 6 नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अब हम बात करते हैं सीधा और उल्टा की। अब हम बात करते हैं सीधा और उल्टा की। देख लीजिए स्थिति 3 का बराबर प्रतिबिंब बनता है। स्थिति 1 से 5 तक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब या सीधा वस्तु को काल्पनिक वस्तु या काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। यानी जहां भी अगर सीधी बात की जाए, सीधा यानी कि वो काल्पनिक है, और जब वस्तु उल्टा हो या प्रतिबिंब उल्टा हो तो इसे हम वास्तविक कहेंगे, ठीक है। तो स्थिति 1 से 5 तक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और 6 का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब हम पूरा आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। स्थिति 1 और 2, 1 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 पे बनेगा। स्थिति 2 का प्रतिबिंब 4 पे बनेगा। स्थिति 3 का प्रतिबिंब 3 पर ही बन जाएगा। स्थिति 4 का प्रतिबिंब 2 पर बनेगा। स्थिति 5 का प्रतिबिंब 1 पर बनेगा और स्थिति 6 का प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा। अब हम बात करते हैं बड़ा और छोटा की। तो नंबर 1 और 2 ये दोनों का प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा। 3 नंबर का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। 4 5 और 6 नंबर का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं उल्टा और सीधा की। तो बस संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा होगा, यानी वास्तविक होगा। 1 2 3 4 और 5 नंबर का जो प्रतिबिंब है, यानी अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, जो टोटल हम आपको बता रहे हैं ये उत्तल दर्पण की नहीं है, ये अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। ये अवतल दर्पण में बता रहे हैं कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वस्तु 2 पर रखेंगे तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ये हम सभी जो बात आपको बता रहे हैं ये हम अवतल दर्पण में बता रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो स्थिति 1 से 5 तक जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उल्टे बनेंगे और स्थिति 6 की जो प्रतिबिंब बनेगी वो सीधा बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। कहता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थानों पर रखा जाता है। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कितने स्थान पर रखे जाते हैं, तो कैसा क्या प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थानों पर रखे जाते हैं। तो जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है, जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है, फोकस पर बनता है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, यह जो बात है उत्तल दर्पण की बात कही जा रही है कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब हम उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। जब हम उत्तल दर्पण में वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा फोकस
पर बनेगा। और यह जो बात हम कर रहे हैं उत्तल दर्पण की कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें कंडीशन आ जाता है, दूसरा जो इसमें कंडीशन है कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, उत्तल दर्पण की बात है कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अब अगला जो कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अगला जो बिंदु है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा एवं काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखेंगे इस टॉपिक को, इस बिंदु को, बिकॉज यह जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा एवं काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नंबर कंडीशन 1, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो हम सीधे प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा, छोटा एवं काल्पनिक होगा। अब जो हमारा दूसरा बिंदु है कि उत्तल दर्पण का फोकस घनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो घनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। और इस बात की जानकारी हम आपको पहले पार्ट वीडियो में भी दे चुके हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस घनात्मक होता है। कैपिटल एफ को हम फोकस सूचित करते हैं, फोकस को हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस घनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो सबसे पहला जो दर्पण अंतर होगा कि वह परिभाषा को लिख देंगे। देख लीजिएगा, जब बात पूछे, जब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, या इस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम के क्वेश्चन में डाल दे तो सबसे पहले दोनों चीज़ का डिफिनीशन लिख देना है, दोनों क्वेश्चन का डिफिनीशन लिख देना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण की ओर हम लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। सबसे पहला बिंदु में हम इसका डिफिनीशन लिख देंगे। अब हमारा जो दूसरा बिंदु होगा कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। दो बिंदु हमारा हो गया, पहला में डिफिनीशन लिख दिए और दूसरा में फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक की बात कर दिए। फिर से देख लीजिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरा बिंदु है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और दूसरा बिंदु है उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब हम चलते हैं अवतल दर्पण के तीसरे बिंदु में कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। देखिए, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चूंकि अब उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता होगा। किसी भी वाहन के साइड में देखते होंगे एक दर्पण लगे होते हैं, और वह जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। तो उसमें देखते होंगे बहुत सारे एरिया को कवर करता है, बहुत सारे क्षेत्र को उसमें दिखाई देता है। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि सभी वस्तु का उसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उसी बात को आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में। और गाड़ी के साइड मिरर में आप देखे होंगे कि छोटा प्रतिबिंब तो बनता ही है, साथ ही साथ सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से उसे याद रखेंगे। तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं चौथे नंबर जो हमारा टॉपिक है, 4 नंबर बिंदु है
कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचे। तो यह जो बात है हम आपको पहले बता चुके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं फिर से देख लीजिएगा कि पहला जो हमारा बिंदु होगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि 1 का 5 नंबर पर, 2 का 4 नंबर पर, 3 का 3 नंबर पर, 4 का 2 नंबर पर और 5 का 1 नंबर पर बनता है और 6 का दर्पण के पीछे बनता है। इन सब बातों की जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसमें रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है। तो चलिए इस सभी बातों को हम स्किप कर देते हैं और पुनः पहुँचते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, यह भी हम आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में 2 स्थान पर रखे जाते हैं, तो इन सब बातों की भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें, यह हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इन सब बातों को लिखना है। पहला जो है अवतल दर्पण के उपयोगों के लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले इसका जो हम पहला वाक्य लिखेंगे वह लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित स्थानों पे किया जाता है। ऐसे हम एक करके एक सेंटेंस बना लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे पहला ये हजामती दर्पण के रूप में। देखते होंगे जो नाई होता है वह हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, हजामत नाई जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं इन सब बात को भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें, इसलिए हम इस क्वेश्चन में नहीं बताएंगे बल्कि आगे बताएंगे। अब दूसरा नंबर है कि रोगियों के नाक कान गला देखने में। ठीक है, तीसरा है सोलर कुकर में और चौथा है सर्चलाइट, अग्रदीप, टॉर्च, टेबल लैंप के रूप में। यानी कि जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिशियन लैंप होते हैं उन सभी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। चूँकि हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अगर हजामती दर्पण के रूप में अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो छोटे छोटे बाल को भी बड़ा बनाकर दिखाएगा। प्रतिबिंब क्या बनाएगा, बड़ा। छोटे छोटे बाल को भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जिसे नाई को हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। अच्छा, अब है रोगियों के नाक कान गला देखने में। रोगियों के नाक कान गले में अगर किसी भी प्रकार की घाव वगैरह होते हैं तो उन सभी चीज़ों को देखने में उन्हें आसानी होती है। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। चूंकि अवतल दर्पण किसी छोटा से छोटा वस्तु को भी बड़ा प्रतिबिंब देता है, छोटा वस्तु का भी वह बड़ा प्रतिबिंब देता है, इसलिए हजामत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक कान गला देखने में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट, अग्रदीप, टॉर्च, टेबल लैंप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देख लीजिए यहाँ पे है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो हम पहले आपको क्वेश्चन हिंट दे चुके, वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। यह भी आंसर को आप लिख सकते हैं या इससे सिंपल आंसर हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा कि चूंकि जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है, इसलिए ऐसे लिखना है कि चूंकि अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है किसी छोटे भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है। इसलिए इसे हम सुटेबल रूप में लिख सकते हैं अगर पूछ दे परीक्षा में कि अवतल दर्पण का प्रयोग नाई के हजामत बनाने में करता है, क्यों। तो चूंकि
लिखना है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का भी बड़ा प्रतिबिंब देता है, इसलिए छोटे से छोटे बाल को भी देखने में नाई को आसानी होगी, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ठीक है, वो तो बात हुई कि छोटे वस्तु को भी बड़ा दिखाता है, लेकिन यहाँ पे है कि सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले पार्ट वीडियो में देखेंगे, चूंकि यह जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में जो भी लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इंट्रोड्यूस कराइएगा कि यह चैनल पर मैट्रिक का तैयारी कराया जा रहा है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।